के पैटर्न पे चल रही होती तो ये प्रॉब्लम ही नहीं आती। डिफेंस के 90% ऑफिसर्स, 90 के 100% ऑफिसर्स यार, वो कैंटीन से खरीद रहे होते सामान, वो सब्सिडाइज सामान, और 2 रूम फ्लैट 3 रूम फ्लैट में रह रहे होते हैं ज्यादातर। यू लुक एट इट कि कितने रूम फ्लैट में डीजीसीए रह रहे हैं। ये आप फैसिलिटीज तो सबको दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यार उतना काम तो दिखे, उतना काम डिफेंस से 1/10 काम नहीं हो रहा है। सच बात तो ये। क्या बात स्टैंडर्ड्स हैं हमारे पास, स्टैंडर्ड्स हैं। डिफेंस कैसे मेंटेन कर रहा है, एयरफोर्स कैसे मेंटेन कर रही है। आप ये बोलेंगे एयरफोर्स का बजट ज्यादा है, एयरफोर्स का बजट ज्यादा है, मैं मानता हूँ एयरफोर्स का बजट रहता है, तुम्हारा बजट कम है, लेकिन ये तो प्राइवेट एयरलाइंस हैं, ये तो अपना खुद निकालती है, तुम्हें तो सिर्फ चेकिंग करनी है। एयरफोर्स को तो मेंटेनेंस भी करनी है, चेकिंग भी करनी है, सब कुछ करना है। तो इसमें और जहां जहां एयरफोर्स होगी वहां या एयरफोर्स ना हो, एक रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर बैठा होगा ना, बिल्कुल टच करा होगा, आप देख लीजिएगा। अच्छा, ये चीजें सबको पता थी कि ये क्राइसिस आने वाली है। मीडिया को तो तब पता चला कि जब कैंसिलेशन हुई, ठीक है, क्योंकि मीडिया के पास भी रिपोर्टर 20-30, मैं भी न्यूज चैनल्स में कई साल काम किया मैंने, 20-30 रिपोर्टर, बहुत ज्यादा चीज होती है और हर एक की नजर नहीं होती इस चीज पे। लेकिन डीजीसीए जिसका काम यही, उसको नहीं पता था। कैसे नहीं पता? जब कैंसिलेशन होनी शुरू हुई, जब लोग परेशान होने शुरू हुए, तब जाकर के नींद टूटी। क्यों? तो ये सारी चीजें रोस्टर्स में, अब रोस्टर जो है वो क्या डीजीसीए के पास नहीं जाता है, तो डीजीसीए कैसे बोल देते हैं कि तुम सिर्फ 2 फ्लाइट लोगे। मेरी बात को समझने की कोशिश। बिल्कुल बिल्कुल। डीजीसीए ये बोलती है कि 2 नाइट लैंडिंग होगी और सब 2 नाइट लैंडिंग पे आ जाते हैं, इसका मतलब रोस्टर पे डीजीसीए के पास जा रहा है। बिल्कुल, तो ये 5 कराते हैं, अब तक करा, पूरी जानकारी जा रहा है तो पहले भी, हाँ, जा रहा है तो पहले भी जा रहा होगा, और पहले जा रहा था तो उनको दिख रहा था कि ये 5 लैंडिंग करा रहे हैं पर वीक, और 5 लैंडिंग के बाद इनके पास क्या इतना स्टाफ है कि ये 2 लैंडिंग पे आ सके। नहीं, तो why was DGCA silent about it? And why was the नहीं, minister तो हाई silent? कोर्ट ने इसीलिए तो बिल्कुल ठीक कहा ना, हाई कोर्ट ने बिल्कुल ठीक कहा। गुरमुख सिंह बावा हमारे साथ जुड़ गए हैं, एविएशन एक्सपर्ट हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जुड़े रहे हैं। गुरमुख सिंह बावा, हुआ क्यों ये तो हम अब समझ गए हैं पिछले 5-6 दिनों में, पर अब प्रश्न ये है कि इसके बाद होगा क्या? लीपापोती होगी या वाकई डीजीसीए पर भी कोई एक्शन होगा, इंडिगो पर भी कोई एक्शन होगा, और एविएशन मिनिस्ट्री में भी कोई जिम्मेदारी लेगा, या सब अपनी जिम्मेदारी झाड़कर चलते बनेंगे? नमस्कार, आपके चैनल पर मैं पहली बार आया हूं। जीएस बावा, गुरमुख सिंह बावा, एयरपोर्ट अथॉरिटी से ठीक बोला से मैं संबंधित हूं, पर रिटायरमेंट के बाद एक बॉडी एयर ट्रैवल एसोसिएशन जिसके साथ मैं ज़्यादा अब संबंधित हूं। क्यों? कि जो पैसेंजर की पेन है वो हमने दिन और रात 30 साल 35 साल देखी है, और अंदर से देखने के बाद हमें लगता है कि इस तंत्र के अंदर एयरपोर्ट्स हैं, एयरलाइंस हैं, और 25 से 30 ऐसी एजेंसी हैं जो एयरपोर्ट से कनेक्टेड है और एयरपोर्ट के आसपास से ऑपरेट करती हैं। तो पूरे तंत्र में पैसेंजर सेंटर में है, उसके चारों तरफ 25-26 लोग जो हैं वो उसको सक करने की सिरिंजेस लगा के बैठे हुए हैं। एयरपोर्ट्स की एक एसोसिएशन है, 2-3 एसोसिएशन हैं। एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल बॉडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की है। एयरलाइंस की एसोसिएशन है आईटा, जो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। पैसेंजर जो सभी आदमियों की रोटी रोज का इंतजाम करती है थ्रू फेयर्स, चाहे वो उसकी ज्यादा कम करे, उसको परेशानी हो ना हो, जो फेयर फिक्स कर देते हैं उसकी उनको देनदारी बन जाती है। पूरे सिस्टम में जो एसोसिएशंस बात करती हैं, गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्शन होती है, उसमें एयरपोर्ट्स को बुलाया जाता है, एयरलाइंस को बुलाया जाता है, और कोई कंसर्न एजेंसी उनको बुलाया जाता है। पैसेंजर को कभी नहीं बुलाया जाता। पैसेंजर आप लोगों के थ्रू ही कभी सफर करता है तो मीडिया में चला जाता है, और कोई मीडिया अच्छा उछाल देता है तो उसकी मदद हो जाती है, अदरवाइज पैसेंजर की कहीं सुनवाई नहीं है। तो ये पहला पॉइंट ये हमारे सभी लोग समझ लें। और मैं हमेशा कहता हूं, जो आदमी एयरपोर्ट्स का मालिक है, जो एयरलाइंस का मालिक है, वो सबसे पहले पैसेंजर है, बाद में कुछ हो रहा है। गवर्नमेंट का कितना भी सीनियर अफसर हो, जब वो ट्रैवल करता है तो पहले पैसेंजर है, फिर उस टाइम वो रिपेंट करता है, ओहो यार मैं तो फलाना सीनियर अफसर था या हूं और ये हो जाना चाहिए था, या तो कुछ नहीं होता। जब आप ग्राउंड पर जाते हैं तब आप रियलाइज करते हैं, और फिर शायद अपने ओहदे का यूज करके अपने लिए एक कन्वीनियंस, एक प्रोटोकॉल बना लेते हैं।
और मैंने भी प्रोटोकॉल में फैसिलिटीज ली हैं, और कभी कभी लोग दूर से इशारे भी करते थे, बाबा साहब आप तो प्रोटोकॉल में निकल जाते हो, हमारा क्या होगा। सो देन हमने ये सब देखी है। तो ये अब पेन जो है अब इतना ज्यादा हो गया है कि पब्लिक में आ गया है। अब आपकी बात आपने पूछा कि अब इसका होगा क्या, और ये आपका नहीं, मैंने कई चैनल्स पे बोला है, थोड़े दिन का शौक है, हम शौक मना रहे हैं और शौक के बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। अच्छी बात ये हुई। आपने एक चीज और भी देखी होगी गुरमुख सिंह बाबा साहब, आपने एक चीज और भी देखी होगी, आज से पहले कभी हमने एविएशन मिनिस्ट्री में जिम्मेदारी तय करने की बात की कि हम एयरलाइंस को तो बहुत भला बुरा सुनाते रहे। आज प्रश्न डीजीसीए पर उठ रहा है। पिछले आधे घंटे से हम चर्चा कर रहे हैं और आपके आने से पहले एयर कॉमोडोर एएस बहल साहब ने बड़ा अच्छा बताया कि डीजीसीए की जिम्मेदारी क्या है। अभी रोहित शर्मा जी बता रहे थे कि डीजीसीए को कैसे सब कुछ पता होता है। इनकी जानकारी में सब कुछ होते हुए अगर ये हुआ तो ये तो आपराधिक लापरवाही है। आपने देश भर के एयरपोर्ट्स पर लोगों को बंधक बनने दिया, इसकी सजा क्या आपको नहीं मिलेगी? कैसे नहीं मिलेगी? इट्स ए क्राइम, इट्स ए क्रिमिनल ऑफेंस। एक पैसेंजर आपको किसी एक्ट के अंदर दिया गया है, किसी लीगल बाइंडिंग के अंदर एक पैसेंजर आपको हैंड ओवर किया है। जब पैसेंजर टिकट खरीदता है, उस टिकट के एवज में उसको कुछ राइट्स मिलते हैं, और उस राइट्स को अगर कोई आदमी नहीं ऑनर करता तो उस पर एक्शन होना चाहिए। वो पुअर पैसेंजर है, पैटी पैसेंजर है, इसलिए उस पर कोई एक्शन नहीं होता, क्योंकि अब द ग्रेविटी ऑफ पैसेंजर इज सो मच एंड आई विश समवन शुड यूनाइट देम टुगेदर। अब वो लोग वहां पर हजूम जब इकट्ठा था तो लोगों की नजर अब धीरे धीरे वो मक्खियों का जो छत्ता है वो बिखरता जा रहा है, और अब कुछ बाइट्स रह गई हैं, तो इसलिए वो धीरे धीरे लोग भूल जाएंगे। पर इसको भूलने नहीं देना चाहिए, कोई आदमी उनको यूनाइट करना चाहिए। जैसे ये एयर इंडिया का क्रैश हुआ, उस टाइम कितना हजूम था, कितनी हम बातें कर रहे थे। आज फिर देखिए, अब हम दूसरा क्राइसिस आ गया, हम इसको मिटाने में लगे हैं। तो ये सिस्टमेटिक फेलियर्स हैं, इसको सिस्टम। हम सरकार को चुनते हैं, इसी के लिए तो हम सरकार को चुनते हैं कि वो जो सुनी हुई सरकार है और जो अदालतें हैं उस पर कोई कार्रवाई करें। अगर वो कार्रवाई नहीं करें और हर बार यही बात होगी कि जिस दिन होता है उसी दिन चर्चा होती है। सर, मीडिया तो उसी दिन या हफ्ते तक चर्चा कर सकता है, लेकिन जो अदालतें हैं, जो चुनी हुई सरकार है, जो टैक्स का पैसा लेकर मंत्रालय में लोग बैठे हैं, अगर वो ही बंद कर देंगे बात करना, उनके पास तो मिनिस्ट्री ही इसी चीज की है, उनका तो काम ही 24 घंटे ये है। अगर वो ये काम नहीं कर रहा तो कौन करेगा? मैं बात जो करना चाह रहा हूं इससे ऊपर लेवल की कर रहा हूं कि चाहे गवर्नमेंट भी चेंज हो जाए, आंसरेबिलिटी उस प्रोटोकॉल के अंदर फिक्स होनी चाहिए बाय लॉ। कंज्यूमर के राइट्स हैं, कंज्यूमर चार्टर, पैसेंजर चार्टर अवेलेबल है। पैसेंजर चार्टर पर अगर एक्ट ना हो, पिछले जब क्राइसिस हुआ लास्ट ईयर विंटर के अंदर, डीजीसी ने चार्टर बना दिया कि इतने घंटे की फ्लाइट हो तो ये होगा, इतने घंटे। अगर एक भी पैसेंजर के साथ नाइंसाफी हुई है तो उस पर एक्शन नहीं हो रहा। वो जो बात है, सिस्टम बनाए जा रहे हैं पर सिस्टम पर एक्शन नहीं है। मिल जाएगा सिर्फ रिफंड, बस हो गया। रिफंड नहीं, कंपनसेशन का। एक मिनट भी लेट हो जाए तो कोई एयरलाइन आपके लिए दरवाजा खोलेगी क्या? बिल्कुल राइट, यही प्रॉब्लम है। बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हाँ, नहीं खोलेगी। हाँ, आप जो वजन लेकर जा रहे हैं वो 200 ग्राम एक्स्ट्रा हो जाए तो क्या आपको एक्स्ट्रा पैसे दिए बिना उस वजन को ले जाने देंगे क्या? नहीं ले जाने देना चाहिए, यही नियम भी होता है। लेकिन अगर एयरलाइन इस तरीके की लापरवाही बरतेगी तो सिर्फ आपको रिफंड देके छोड़ दिया जाएगा। मैंने पहले एक चैनल, आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट मिस हो गई, आप जो काम करने जा रहे थे, हो सकता है आपका हजारों का, लाखों का, करोड़ों का नुकसान हो गया हो, आपकी मौजूदगी किसी जगह पर बहुत जरूरी थी, हो सकता है आप बहुत बीमार थे, किसी को लेकर अस्पताल आपको जाना था, ये जो सब हुआ ये आपराधिक लापरवाही है ना। विशाल जी, मैंने एक पहले क्या जिम्मेदार नहीं, यूके देवनाथ सर नहीं ठहराया जाएगा जिम्मेदार? एक मिनट विशाल जी, तभी तक इस पर बात होगी। विशाल जी, मैंने एक पॉइंट पर यह बोला है कि अगर कोई पैसेंजर अनरूडी होता है तो आपको अनरूडी पैसेंजर डिक्लेयर करके उसको फ्लाइंग से डिबार कर देते हैं। वहीं पर एक स्टाफ ऐसा है जो बार बार पैसेंजरों के साथ अनरूडी कर रहा है, उस स्टाफ के खिलाफ आप कोई रजिस्टर नहीं मेंटेन करते। दे शुड बी रजिस्टर ऑफ सच एम्प्लॉइज दैट दे शुड बी सस्पेंडेड फ्रॉम द जॉब फॉर 6 months 1 year। गवर्नमेंट के अगर कोई आदमी गलती करता तो उसे सस्पेंड किया जाता है ना। स्टाफ के ऊपर कोई गार्ड नहीं है, स्टाफ का एक रजिस्टर होना चाहिए, नेगेटिव उसका रोल होना चाहिए। कोई एम्प्लॉई, कोई भी एयरलाइन उसको एयरपोर्ट पर नहीं एम्प्लॉय करेगी 6 महीने के लिए। वी शुड इंप्रूव द सिस्टम। ओवर टू यू। एयरलाइंस के पास अधिकार है, पैसेंजर के पास कोई अधिकार नहीं। यही हम इस पैनल पे बैठ के कर रहे हैं और आपकी तरह से कह रहे हैं कि इसको हमें सही आदमियों तक पहुंचाना है। यूके देवनाथ जी की बारी है, प्लीज।
विशाल जी, इसमें कोई शक नहीं है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज जो हैं वो एयरलाइन सर्विसेज पर भी लागू होते हैं। हर एयरलाइन जब ऑपरेट करती है तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय और डीजीसीए एक दावा करती हैं, प्रॉमिस करती हैं कि वो एयरलाइन पैसेंजर्स को एक लिखित अनुबंध के अनुसार कुछ सर्विसेज देंगी। अब होता अक्सर ये है कि जो पश्चिमी देश हैं वहां पर जो एयरलाइंस ने सर्विसेज देनी है वो इतनी ज्यादा मॉनिटर होती हैं, फॉलो होती हैं, और वहां कंज्यूमर भी इतना ज्यादा अलर्ट होता है कि एयरलाइन की मैनेजमेंट बच नहीं सकते हैं। लेकिन भारत में क्योंकि अभी हमारा जो पैसेंजर्स हैं, आप यकीन मानिए कई पैसेंजर्स ऐसे होते हैं जो कि शायद जीवन में पहली बार एयर ट्रैवल कर रहे होते हैं, या भारत में कई पैसेंजर्स ऐसे होते हैं कि वो साल में एक बार एयर ट्रैवल करते हैं, यानी पिछले 10 साल में शायद उन्होंने 10 बार एयर ट्रैवल किया है। तो वो अपनी जो समस्याएं हैं उसको कहाँ, किस तरह से, किस फोरम पर उठाएंगे, वह सुविधा अवेलेबल नहीं है। तो जैसे श्री बाबा सिंह जी ने कहा कि एक कंज्यूमर फोरम होना चाहिए, खास तौर से जो कि एयरलाइन पैसेंजर्स की दिक्कतों को डील करेगा। जी जय सोडी साहब, सोल्यूशन पर आते हैं। अब क्या, यहां से आगे एक्शन तो जरूरी है, लेकिन वो जो नियम बनाए गए थे आपकी सेफ्टी के लिए वो तो वापस ले लिए सरकार ने, डर के मारे कि अभी पता नहीं एयरपोर्ट पर और क्या हो जाएगा। विशाल जी, कुछ महीने पहले जोधपुर में एक स्लीपर बस में आग लगी जिसमें 40 लोग जल के मर गए। बिल्कुल। पिछले 1 साल में कितने रेलवे हादसे हुए हम सारे जानते हैं। क्या किसी भी अधिकारी को उसके लिए जिम्मेवार ठहराया गया? मैं तो बहुत पढ़ता हूं दिन में, मेरे को तो कोई एक न्यूज नहीं मिली जहां पे इन हादसों के लिए किसी सरकारी अधिकारी को ये जिम्मेवार ठहराया गया। जब तक हमारे अंदर एक कल्चर नहीं आएगा अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का, हमारे यहाँ चीजें नहीं सुधरेंगी। भारत में कानून बहुत अच्छे हैं, उनकी इंप्लीमेंटेशन कमजोर है, क्योंकि जैसे एक वक्ता ने सही कहा, हमारे यहाँ करप्शन बहुत ज्यादा है। सबको पता है कि मैंने अगर पैसे दिए तो मैं छूट जाऊंगा। आपको याद होगा दिल्ली में कुछ साल पहले जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुई तो उसमें एक लेन बनाई गई जिसमें सीडब्ल्यूजी की गाड़ियां ही चलेंगी। उस पर अगर कोई आदमी नॉन प्लेयर आएगा उसे 10,000 का फाइन देना पड़ेगा। दिल्ली में इतने अमीर लोग हैं, उन्होंने आराम से कहते थे जी हमारा समय बचा, हमारी 10,000 क्या है। जब तक हमारी ये माइंडसेट और मेंटालिटी, हमारी ये मानसिकता नहीं बदलेगी, और ये मानसिकता कहां से आएगी? ये बड़े बड़े अधिकारियों से आएगी। उन्हें लीड करना पड़ेगा बाय एग्जाम्पल। मैं फिर सेना का एग्जाम्पल दूं, और मैं सेना का एग्जाम्पल इसलिए देता हूं क्योंकि मैंने वहां देखा है कि चीजें होती हैं, और ऐसा नहीं कि भारत में नहीं हो सकती हैं, हो सकती हैं अगर हमारे नेतागण, हमारे सीनियर सिविल अधिकारी उसे फॉलो करें। देखिए, अगर फिनलैंड में हो सकता है, अमेरिका में हो सकता है, हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? हमारे यहाँ इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमारे जो ऊपर वाले अधिकारी हैं वो अपनी पावर का मिसयूज करते हैं, एब्यूज करते हैं पावर को, और वो चीज नीचे ट्रिकल होती है। अगर वही लोग बिल्कुल रूल से चलें, किसी नीचे वाले अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि वो एक कानून भी तोड़े। और इसीलिए हमारे में कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। कानून दुनिया के सब, विश्व के अच्छे कानून है। हमारे यहाँ एक ही चीज चाहिए, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो कहां से आएगी? वो ऊंचे अधिकारियों से आएगी। अगर भारतीय सेना में है कि जनरल ऑफिसर भी जवानों के साथ चाय पिएगा स्टील के ग्लास में, तो नीचे के अफसर की हिम्मत नहीं है कि उस ऑर्डर को तोड़ें। यही चीज हमें चाहिए। अगर डीजीसीए इंचार्ज है इस चीज का, डीजीसीए को पूरी तरह अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। अगर रेलवे हादसे के लिए वहां का डीआरएम या वहां का बोर्ड या रेलवे बोर्ड कोई भी रिस्पॉन्सिबल है, उसे जिम्मेवारी लेनी होगी, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर जोधपुर में बस जली है तो वहां पे आरटीओ ऑफिसर कौन था जिसने उस बस को परमिट दिया, लाइसेंस दिया ऑपरेट करने का, जब उसके अंदर चीजें पूरी नहीं थी? उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक ये चीज नहीं आएगी, हमारे यहाँ चीजें नहीं बदलेंगी।
जैसे एक वक्ता ने सही कहा, एक हादसा आया उस पर 3-4 दिन चर्चा होगी, दूसरा हादसा आया अभी जब ये एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर क्रैश हुआ अहमदाबाद में, कुछ हफ्ते तक दिन रात उस पर चर्चा हुई, अब सारे भूल गए उसको, अब एक नया हादसा आ गया, अब कुछ दिन बाद नया क्राइसिस आएगा। हमने अगर विकसित बनना है, हमने अगर बाकी विकसित देशों के साथ कंपेयर करना है, हमें एक ही चीज चाहिए, वो है अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि हमारे राजनीतिक नेताओं से, नहीं है किसी सर, भी पार्टी नहीं के है, हों, दुख के साथ क्या राजनीतिक नेताओं से और सीनियर सरकारी अधिकारियों से आनी चाहिए। नहीं है सर, नहीं है। एएस बहल साहब, ये बात बिल्कुल ठीक है, जब कोई हादसा होता है तब चर्चा होती है, पर मीडिया का काम है जो घटना हुई है उस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ, डीजीसीए के पास तो काम ही ये है ना, उसके पास तो 24 घंटे यही काम है। एविएशन मिनिस्ट्री तो मिनिस्ट्री ही इसलिए ना, उसका मंत्री तो बना ही इस डिपार्टमेंट के लिए ना, उसके पास तो और कोई काम नहीं है इसके अलावा, उसको तो यही काम दिया गया है। अगर वो ये नहीं कर रहा तो कौन करेगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, डीजीसीए ने 6% इनके फ्लाइट रूट्स बढ़ाए थे आज से कुछ महीने पहले, ज्यादा टाइम नहीं है, हो सकता है 1 महीना या 2 महीने पहले। और अब उन्होंने रूल जो बनाया पहले, जो गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया, वो था कि 5% रूट पे कट कर दिया जाएगा इनको। अब मुझे एक बात बताइए, तो डीजीसीए एक्चुअली उनको 1% और रूट्स की परमिशन दे रहा था अभी भी, लेकिन यहाँ पे आके गवर्नमेंट ने एक सही स्टेप लिया है कि 10% काट दिया है उनका। इसका मतलब है कि कम से कम कुछ तो इफेक्ट होगा इनको स्ट्रीमलाइन करने में। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आपको अपना काम आना चाहिए, जो काम आप ही को दिया गया है। अगर सपोज कोई सॉफ्टवेयर है जिसकी वजह से प्लानिंग की जाती है, जिसके अंदर पायलट्स को डाला जाता है कि इस रूट में इस एक्सपीरियंस लेवल के पायलट यहाँ पे होंगे इस समय में, तो वो नेक्स्ट रूट कहाँ से फ्लाई कर सकते हैं और कितना टाइम उनके बीच में गैप है, क्या वो 10 घंटे को एक्सीड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो ये सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं है ये मैनुअल प्लानिंग होती है। तो क्या डीजीसीए को नहीं मालूम कि इन सॉफ्टवेयर को कैसे ऑपरेट किया जाता है? क्या डायरेक्टर जनरल को मालूम है कि जब उन्होंने, बिकॉज सारी परमिशन साइन होती है डायरेक्टर जनरल से, तो क्या उसको मालूम है कि जो वो डिसीजन लेता है, वो डिसीजन से क्या इफेक्ट हो सकता है एक दिन भारत के लिए, और उसका तो पूरा नेशनल लेवल का डिसीजन है। तो कहीं ना कहीं आज गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि हमें डायरेक्टर जनरल जो है डीजीसीए का है, वो एक प्रोफेशनल होना चाहिए, जिसको एक्सपीरियंस हो और जिसका नाम हो। और दूसरी चीज है, सेम चीज मिनिस्ट्री के अंदर भी, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जो है वहां पे भी प्रोफेशनल होना चाहिए सेक्रेटरी, ना कि वो सिर्फ आईएएस का। ऐसा क्यों है कि हमारे देश को सिर्फ आईएएस ही रन कर सकता है? इसका मतलब है कि बाकी हम सब क्या निनकम्पूप है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दी है इस कंट्री के लिए, इस देश के लिए, हम लोग नहीं रन कर सकते? क्या हम प्रोफेशनल नहीं है? तो कहीं ना कहीं ये सारे सवाल गवर्नमेंट को आंसर करने पड़ेंगे। और मेरा एक मानना यह है कि इसमें पॉलिटिकल लीडर्स की गलती नहीं होती, उनको उस चीज की इन डेप्थ नॉलेज नहीं होती, उनके सलाहकार ही उनको वो नॉलेज देते हैं। पर वो सलाहकार ही अगर ऐसे होंगे जिनको खुद नहीं पता कि वो उधर हो क्या रहा है, तो आप मुझे बताइए कि उसका क्या होगा, उस इंस्टीट्यूशन का क्या होगा। ये डायरेक्ट फॉल्ट मैं डीजीसीए को देता हूं, मैं ये वाला फॉल्ट इंडिगो को भी नहीं देता हूं। अभी मैं कल परसों फ्लाई कर रहा था एयर इंडिया में, लेकिन मेरे साथ बहुत सारे इंडिगो पायलट भी थे। हम एक जगह गए थे जहां पे 60th एनिवर्सरी थी मेरे स्क्वाड्रन की, तो आज उनके कई पायलट्स आज इंडिगो में फ्लाई कर रहे हैं। सब के सब बहुत तंग आए हुए थे इस एयरलाइन से, और सब कह रहे थे कि इंडिगो ने शायद का वर्ड यूज करो, शायद जानबूझ के ये किया था ताकि इमीडिएटली इस रूल को फॉलो ना किया जाए। दूसरी चीज उन्होंने कही, अब 7,258 करोड़ का नेट प्रॉफिट था इंडिगो का 2024-25 का, इस साल में और भी आ रहा था अभी तक, अब नहीं आएगा पर अभी तक आ रहा था। और दूसरी चीज है, एयर इंडिया का 10,800 से ऊपर करोड़ का लॉस था, तब भी उन्होंने पायलट हायर किए। यहाँ पे उन्होंने पायलट कम किए, तो क्या वो डीजीसीए के नजर में नहीं थे? क्या इंडिगो लगता है कि इतनी बड़ी मैं एयरलाइन हूँ जहाँ 64% मेरे पास रूट्स हैं कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता? क्या वो कितना पैसा देते हैं, कहाँ पे, किन जगहों पे देते हैं, उसका कोई हिसाब रख रहा है क्या? सर साफ भ्रष्टाचार है। नहीं, आखिरी चीज, आप उसको कहें ना कहें, लेकिन ये तो बात दुनिया को नजर आ रही है, भ्रष्टाचार है और मिली भगत है। आखिरी चीज, किसी चीज को अनदेखा नहीं करते। हाँ, आखिरी चीज बोलना चाहता हूँ, सिर्फ आखिरी चीज। अभी तो हमने पायलट का प्रॉब्लम देखा है। मैं बात कर रहा था एक केबिन क्रू से, जो एयर होस्टेसेस, फ्लाइट पर्सर्स थे, वो भी मेरे साथ थे। ये परसों की बात ही कर रहा हूँ मैं। रो रहे थे वो लोग, कहते हमारा इतना बुरा हाल है, हम अभी बैठते भी नहीं कहीं पे, हमारे दूसरे रूट पे लगा देते हैं, अगर हम कुछ भी प्रश्न करते हैं तो उनको निकाल दिया जाता है।
तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशन, अभी तो सिर्फ पायलट की बात हो रही है, आप ये सोचिए केबिन क्रू का क्या हाल होगा। और मैं यहीं पे आके आपसे, आपके चैनल के थ्रू रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट को इस इशू को जाने ना दें। जैसे सारे के सारे बोल रहे हैं, सोडी साहब ने कितना अच्छा बोला, रोहित शर्मा जी ने कितना अच्छा बोला, और जो दूसरे एक्सपर्ट थे उन्होंने कितना अच्छा बोला, वो सब यही कह रहे हैं गवर्नमेंट को अकाउंटेबिलिटी इस बात करनी चाहिए और गवर्नमेंट को प्रोफेशनल्स को लगाना चाहिए इन कामों में। रोहित शर्मा जी, आखिरी हिस्से में हम, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ सोल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम तो हमने समझ लिया, अब कहाँ आगे बढ़े, किस तरफ बढ़े? देखिए सॉल्यूशन कहाँ है, ये जितने भी गवर्नमेंट के कानून बनते हैं, जितने भी रूल्स बनते हैं, गाइडलाइंस बनती हैं, यही सॉल्यूशन है। डिफेंस में ये जो रूल्स गाइडलाइंस है सीधे इंप्लीमेंट कर दिए जाते हैं, यहाँ कोई पूछता ही नहीं उनको, दैट्स इट। आप उनको इंप्लीमेंट कर लीजिए बस, इसके ऊपर कुछ नहीं चाहिए। फुल प्रूफ है हमारे पास सब कुछ, लेकिन आप देखिए कि क्या इंप्लीमेंट किए गए। ये जो 2 टेक ऑफ का फॉर्मूला था, ये इंप्लीमेंट किया गया नहीं। वो रूल बना था, बनने के बाद ही तो प्रॉब्लम आई। उसको इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए, साथ में चेक्स हो हर महीने हर हफ्ते के चेक्स हो। इतना बड़ा डीजीसी लेके बैठे हैं, इतनी बड़ी मिनिस्ट्री लेके बैठे हैं, उन्हें पता तो होगा सब कुछ। द थिंग इज कि आज इस बार तो क्राइसिस आ गई, नहीं आती तो ये खत्म हो गई होती, मैं और आप डिस्कस ही नहीं कर रहे होते ना। तो हम तभी डिस्कस करते हैं जब क्राइसिस आती है, और क्राइसिस अगर निकल जाती, जैसे अभी बहल सर ने बोला कि वो एक प्रेशर में है उनका स्टाफ भी, तो उनका स्टाफ कहां जाके कंप्लेंट करे। आपके रूल्स में लिखा है 8 आवर्स की शिफ्ट होनी चाहिए, क्या इन सबकी 8 आवर्स की शिफ्ट है? या दूसरी इंडस्ट्रीज में भी 8 आवर्स की शिफ्ट है? ठीक है, तो ये चीज देखने वाली है कि इंप्लीमेंट करना, उसको जितने रूल्स हैं उन्हीं को इंप्लीमेंट कर लीजिए, सब कुछ फैंटास्टिक चलेगा। लेकिन उन रूल्स को ही ताक पे रख करके अगर एयरलाइंस चलानी है तो चला लीजिए। पर बोला ये जाता है कि एयरलाइंस जो है अब एक उतना प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस नहीं है, या प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस नहीं है, मार्जिन पे चल रही है एयरलाइंस, मार्जिन पे चल रही है। एक एयरलाइंस तो दूसरे एयरलाइंस को खरीद कैसे रही थी, चलो ठीक है नहीं खरीद रही, इस समय पिछले 5 साल में नहीं खरीदी किसी ने भी, तो ऑपरेट तो कर रही है ना, सबके सब एक्सपैंड कर रहे हैं। आकाशा एक नई एयरलाइंस ने एंट्री मारी, तो प्रॉफिट्स तो होंगे तभी मारी होगी एंट्री। मैं ऐसे तो नहीं मान सकता कि झुंझुन वाला सब घुस जाए एक इंडस्ट्री में प्रॉफिट्स ना हो। अगर उनके जैसा कोई व्यक्ति इस इंडस्ट्री में आया तो जाहिर सी बात है कि उन्हें प्रॉफिट नजर आया होगा, इसीलिए उन्होंने कदम उठाया होगा। बिल्कुल, तो ये भी कहना कि मार्जिन पे चल रही है, कौन सी इंडस्ट्री बोलती है कि जी हम सुपर प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, कौन सी बोलती है? तो ये रियलिटी यही है कि अगर आप मार्जिन पे चल रहे हो या आप लॉसेस में चल रहे हो, तो बहुत सारी लॉसेस में गई थी, या तो बेच दी गई या बंद हो गई। तो ये जो एग्जिस्टिंग, लेकिन कमाल तो ये है कि यहाँ सबसे बड़ी लापरवाही उसने की है जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट में, या यूं कहें कि एक अकेली एयरलाइन जो अपने आप को कहती है कि वो प्रॉफिट में है, उसी ने सबसे ज्यादा लापरवाही की है। गुरमुख सिंह बावा जी, सर आखिरी हिस्से में हमें सोल्यूशन की तरफ बढ़ना है। सोल्यूशन क्या है? अब सोल्यूशन की बात है तो 3-4 सोल्यूशन है, और आप नोट कर लो, और उसमें एक सोल्यूशन आपकी तरफ इशारा है। सबसे बड़ा सोल्यूशन ये है कि हम एविएशन सेफ्टी की बात करते हैं, और अगर हम रेलवे का एग्जांपल लें, रेलवे की एविएशन सेफ्टी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंडर है। जब भी रेलवे को एक्सीडेंट होता है तो उसकी सुपरविजन सिविल एविएशन करता है, और सिविल एविएशन की जो सेफ्टी है वो सिविल एविएशन के पास है। हमें कहीं बाहर सोचना चाहिए, सो दैट बायसनेस शुड बी रिमूव्ड, नंबर 1। नंबर 2, अभी हमने 7 दिसंबर को इंटरनेशनल एविएशन डे मनाया है, और उस दौरान इतना बड़ा बवाल हो रहा था और किसी ने उसको करा नहीं है। नाउ FM न्यूज एज ए चैनल, आज आप एक मैंडेट लें कि हर साल 7 दिसंबर को हम एक इस टाइप का एपिसोड करेंगे, जिसके अंदर पुराने एपिसोड पर चर्चा करेंगे, चाहे दुनिया कुछ भी करती रहे। दैट डे इज फॉर सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल डे टू रिमेंबर द इंसिडेंट, नॉट द गुड थिंग्स। अच्छा की हर बात कर लेता है, पुराने को लोग भुला लेता है। लेट अस डू दैट एज एन एक्शन। और तीसरी बात यह है कि जो पार्लियामेंट कमेटी बनती हैं वो पायलट्स को बुलाती हैं, वो कमर्शियल बॉडीज को बताती हैं, उसके अंदर एक इन्विटेशन एयर ट्रैवलर एसोसिएशन, जो एयर ट्रैवलर्स हैं उनकी बॉडी 1 या 2 ही है,
उनको भी एक चांस देके बुलाना चाहिए ताकि उनके पॉइंट डॉक्यूमेंट हो। वहां पर मेन क्या होता है कि इश्यूज डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं, और ये 2-3 मुद्दे हैं जिस पर हमें सुझाव करके और मैंडेट लेना चाहिए कि इसको भूलने नहीं देना चाहिए पॉइंट्स। आप पैसेंजर्स के हक के लिए इस लड़ाई को लड़ते हैं, आप इतने वर्षों में आपने क्या देखा है? कोई जिम्मेदारी लेगा यहाँ पर जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं? डीजीसीए सरकार कोई लेगा जिम्मेदारी, या इंतजार करेंगे कि अदालत क्या करती है? 30 से जानते हैं कि अदालत बहुत बड़े हाई प्रोफाइल केसेस में बहुत कुछ खास कर नहीं पाती है। 30 से 35 साल मैंने एयरलाइंस को ब्लीडिंग कहते सुनता है, और एयरलाइंस का बिजनेस भी चलता रहता है। और एक इंटरनेशनल इवेंट पर हमने ये बोला था कि इफ यू आर सो मच ब्लीडिंग व्हाई डोंट यू स्टॉप ऑपरेटिंग, एंड देयर वाज अ पिन ड्रॉप साइलेंस अमंग द 1000+ डेलीगेट्स देयर। वो आज भी वही पड़ी है। ये ठीक बताया सर ने अभी कि अगर एयरलाइंस में मुनाफा नहीं हो रहा तो क्यों हो रहा है। पर एक पॉइंट मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर इंटरनेशनली हमारी इंडिया को कोई देख रहा है तो वो इस नजर से देख रहा है कि वी आर नोन फॉर शटिंग डाउन द एयरलाइंस। दुनिया की सबसे ज्यादा एयरलाइंस हमने फाइल करी हैं। आप देख लीजिए, हर 5-10 साल के बाद जो एयरलाइन उठती है उसको हम गला घोट के दबा देते हैं। इसके अब इंडिगो का नंबर लग रहा है, लोग बात कर रहे हैं इंडिगो 2 में बटेगी, 3 में बटेगी या बंद ही होगी। तो ये पहले हमने अच्छी से अच्छी एयरलाइन बंद करी है, नाम लेने यहाँ पर उचित नहीं है, और अब इसका भी नंबर लग रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये है कि क्यों बंद हो जाती है एयरलाइन? भाई पैसेंजर्स की संख्या तो बढ़ती चली जा रही है, एयरपोर्ट पर भीड़ तो बढ़ती चली जा रही है। हाँ। जब पैसेंजर बढ़ रहे हैं, भीड़ बढ़ रही है, तो एयरलाइंस नुकसान में क्यों है? हाँ, तो ये है, टिकटें भी इतनी ज्यादा महंगी हैं, ऐसा तो है नहीं कि टिकटें बड़ी सस्ती मिल रही हैं। हाँ, यही तो मुद्दा है, यही तो सारा खेल है। आप देखिए हमारे पैसेंजर धड़ाधड़ बढ़ते जा रहे हैं और नंबर ऑफ एयरलाइंस कम होती रहती हैं, वो गलत है। हमें इंश्योर अभी आने वाले टाइम में देखना, हमारा फोरकास्ट क्या है, पैसेंजर डबल होंगे 10-15 साल के 15 साल के अंदर पैसेंजर डबल हो जाएंगे। एयरलाइंस डबल होंगी नहीं, तो हमें इंश्योर करना चाहिए कि 20% से ज्यादा जो ही एक एयरलाइन का बिजनेस आए, वी विल इंश्योर सेकंड एयरलाइंस को देखें। तो हमें 4-5 एयरलाइन होनी चाहिए, तब एक कंपटीशन होगा, तब एक पैसेंजर के हक में एक एनवायरमेंट बनेगा। 65-70% आप उसको एक आदमी को दे रहे हो, आपको ब्लैकमेल तो करेगा ही जो मौका मिलेगा। हमने क्यों होने दिया, उसमें क्या इंटरेस्ट है, सबने बताया डिफरेंट इंटरेस्ट है। ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का। चर्चा हमने की और साथ ही सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश भी की है इस समस्या का, कि क्या ऐसा किया जाए ताकि आने वाले समय में इस समस्या से निपटा जा सके और ऐसी समस्या, ऐसा दिन फिर से किसी एयरपोर्ट पर किसी पैसेंजर को ना देखना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक।